हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड डिज़ाइन। यानी कि यह हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेसन नंबर 5 है। लेसन नंबर यह क्या है, हम लोगों का 5 है। और जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार किया जाएगा, उसकी डिजाइनिंग किस प्रकार की जाएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की अपनी इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाटा फ्लो डिजाइन क्या होता है। लेसन नंबर 5 में सबसे पहला पॉइंट हम लोग को क्या है कि डाटा फ्लो डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे क्या होगा, और डिसीजन ट्री के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट में क्या होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डीएफडी यानी कि डाटा फ्लो डिजाइन क्या होता है। तो चलिए आज की अपनी लेक्चर को हम लोग आरंभ करते हैं। डीएफडी डीएफडी का फुल फॉर्म सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, डीएफडी के बारे में थोड़ा बता दूं कि जो होता है डीएफडी, हमारा डीएफडी का फुल फॉर्म होता है डाटा फ्लो डायग्राम। यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम यानी कि आप लोगों को नाम से ही समझ में आ गया होगा कि डीएफडी का मतलब क्या होगा। यानी कि डाटा का फ्लो किस डायरेक्शन होगा, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डीएफडी में पढ़ा जाएगा। और डीएफडी में 4 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। डीएफडी में 4 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि उसकी एंटिटीज क्या होगी, और उसका स्टोरेज कितना होगा, और उसमें उसका प्रोसेस टाइम कितना होगा, और उसका फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डीएफडी में पढ़ा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि डीएफडी यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम इंफॉर्मेशन सिस्टम में गुजरने वाले डाटा के फ्लो का एक ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है। यानी कि जो हमारा डीएफडी होता है वो क्या होता है कि वो डाटा के फ्लो किस प्रकार हो रहा है उसके बारे में बताता है। उसके बाद क्या लिखा है कि यह डाटा के आने जाने एवं स्टोर तक की जाने की सूचना रखता है। यानी कि डीएफडी जो हमारा होता है वो क्या करता है कि डाटा किस प्रकार जा रहा है, एंटिटी के अंदर किस प्रकार जा रहा है और किस प्रकार बाहर आ रहा है, उन्हीं से बीच चीज़ों के बारे में बताता है। उसके बाद क्या लिखा है कि डाटा फ्लो डायग्राम का प्रयोग सॉफ्टवेयर सिस्टम की ओवरव्यू को बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारा डीएफडी होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है कि ओवरव्यू को ओवरव्यू को हमारा ओवरव्यू किस प्रकार बनकर तैयार हुआ है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएफडी का यूज करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि अर्थात ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन डीएफडी इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक नहीं बताता। इसके लिए फ्लो चार्ट है। यानी कि डीएफडी में कितने प्रकार के फ्लो चार्ट होते हैं, तो डीएफडी में निम्नलिखित 2 प्रकार के फ्लो चार्ट होते हैं। पहला है लॉजिकल डीएफडी, उसके बाद फिजिकल डीएफडी। तो लॉजिकल डीएफडी क्या होता है, तो लॉजिकल डीएफडी के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊं कि लॉजिकल डीएफडी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि लॉजिकल डीएफडी बिजनेस एक्टिविटी पर केंद्रित होता है। यानी कि जो हमारा लॉजिकल डीएफडी होता है वो किस पर केंद्रित होता है, वो बिजनेस एक्टिविटी पर केंद्रित होता है। अर्थात बिजनेस सिस्टम में डाटा के फ्लो को तथा सिस्टम के प्रोसेस पर केंद्रित करता है। यानी कि जो हमारा लॉजिकल डीएफडी होता है, तो लॉजिकल डीएफडी किस पर केंद्रित होगा, तो बिजनेस, यानी कि जो हम लोग बिजनेस किस प्रकार करेंगे उस पर हमारा क्या होगा, लॉजिकल डीएफडी क्या होगा, केंद्रित होगा। तो आई होप दोस्तों कि लॉजिकल डीएफडी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है कि फिजिकल डीएफडी। यानी कि फिजिकल डीएफडी क्या होगा, तो फिजिकल डीएफडी इस बात पर केंद्रित करता है कि वास्तव में डाटा फ्लो सिस्टम किस प्रकार कार्यान्वित हुआ है। यानी कि जो हमारा फिजिकल डीएफडी होता है, फिजिकल डीएफडी क्या करता है कि
इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तव में डेटा का फ्लो किस प्रकार कार्य कार्यान्वित हुआ है, यानी कि डाटा फ्लो किस प्रकार हो रहा है, वो किस पर केंद्रित होगा, वह फिजिकल डीएफडी पर केंद्रित होगा। अर्थात डाटा फ्लो डायग्राम का सबसे पहला प्रयोग सन 1970 ईस्वी के दशक में किया गया था। इसे लेरी किया था, यानी कि ये दो वैज्ञानिक हैं, लेरी कस्ट्रेनी और ईडी योरडॉन द्वारा किया गया था। फिजिकल डीएफडी का विकसित किया गया था। उसके बाद क्या दिया है देखिए, उसके बाद दिया कि डीएफडी में निम्नलिखित प्रकार के 4 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है कि एंटिटीज, यानी कि उसकी एंटिटीज किस प्रकार होगी, उसके बाद उसका स्टोरेज क्या होगा, उसके प्रोसेस किस प्रकार करेंगे, उसका फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा। उससे पहले देखिए कि इसमें इसका डायग्राम बनाया गया है कि एक्सटर्नल एंटिटी, यानी कि एंटिटी का डायग्राम किस प्रकार बनाया गया है। तो एंटिटी का डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे कि इस प्रकार बनाया गया है। तो ये हमारी क्या हो गई, एंटिटी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंटिटी हो गई। ठीक है, एक्सटर्नल एंटिटी हो गई। उसके बाद प्रोसेस, यानी कि आप लोगों को प्रोसेस बनाना होगा तो किस प्रकार बनाएंगे, आप लोग इस प्रकार से प्रोसेस को भी बना देंगे। ठीक है, उसके बाद डाटा स्टोरेज, डाटा स्टोरेज किस प्रकार, इस प्रकार हमारा क्या होगा, डाटा स्टोरेज होगा। और डाटा का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, आप लोग डाटा फ्लो डायरेक्शन इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। तो आई होप कि ये डायग्राम भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है कि इंटिटीज, यानी कि इंटिटीज क्या होता है, डाटा के सोर्स तथा डेस्टिनेशन को इंटिटीज कहते हैं। यानी कि जो हमारा डाटा का सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक किस प्रकार से डाटा जा रहा है और किस प्रकार से आ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटिटीज कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि इंटिटीज के आयत के रूप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो हमारा इंटिटी होता है उसको किस प्रकार दर्शाते हैं, जैसे कि हमारा आयत होता है उसी प्रकार इंटिटीज को भी क्या करते हैं, क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या दिया कि डाटा स्टोरेज, यानी डाटा स्टोरेज क्या होता है, डाटा स्टोरेज ऐसी जगह होती है जहाँ पर डाटा क्या किया जाता है, संपूर्ण रूप से स्टोर किया जाता है। यानी कि डाटा स्टोरेज के क्या द्वारा क्या होता है कि डाटा स्टोरेज एक ऐसी यूनिट होती है कि जहाँ पर डाटा क्या हुआ है, हमारा संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा स्टोरेज कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा कि इसे एक ऐसे आयत में प्रदर्शित किया जाता है जिसकी एक साइड नहीं होती, अर्थात दोनों साइडें भी नहीं होती। यानी कि जो हमारा डाटा स्टोरेज होता है, डाटा स्टोरेज का क्या होता है, साइज फिक्स नहीं होता है। ठीक है, उसकी साइज फिक्स नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाटा स्टोरेज कहते हैं। उसके बाद क्या दिया, प्रोसेस, प्रोसेस क्या होगा कि उसकी प्रक्रिया किस प्रकार करेंगे, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में प्रोसेस में बताया जाएगा। देखिए क्या लिखा है कि प्रोसेस, प्रोसेस एक प्रक्रिया होती है जो कि सिस्टम द्वारा की जाती है। यानी कि जो हमारा प्रोसेस होता है एक प्रक्रिया है जो कि सिस्टम द्वारा की जाती है। वृत्त, सर्कल द्वारा, धारिता को राउंड, एज रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो हमारा प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो सर्कल, जिस प्रकार सर्कल बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो आई होप दोस्तों कि प्रोसेस का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि डाटा फ्लो, यानी डाटा फ्लो क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया कि डाटा फ्लो उसे कहते हैं कि डाटा का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डाटा फ्लो कहेंगे। देखिए क्या लिखा है कि यह डाटा की गति को दिखाता है, यानी कि यह डाटा की गति को दिखाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, एरो के तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसको हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, एरो द्वारा प्रदर्शित करेंगे। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को डाटा फ्लो यानी कि डीएफडी का कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि डीएफडी क्या होता है, यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम क्या होता है। डीएफडी दो प्रकार के होते हैं, लॉजिकल डीएफडी और एक फिजिकल डीएफडी। ठीक है, लॉजिकल डीएफडी और फिजिकल डीएफडी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि फिजिकल डीएफडी के कितने भाग होते हैं। तो फिजिकल डीएफडी के हम लोग देखें कि 4 प्रकार के भाग होते हैं। सबसे पहला भाग कौन से देखें कि एंटिटीज, यानी कि उसकी एंटिटीज किसे कहते हैं। उसके बाद डाटा स्टोरेज, यानी कि डाटा का स्टोरेज किस प्रकार से किया जाएगा। उसके बाद उसका प्रोसेस किस प्रकार से हम लोग करेंगे, प्रोसेस करने के बाद उसका डाटा का फ्लो किस डायरेक्शन में किया जाएगा। तो ये 4 प्रकार से हमारे डीएफडी के कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि डीएफडी का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए दोस्तों, आज के अपने दूसरे क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोगों का कि डिसीजन ट्री तथा टेबल को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि डिसीजन ट्री, यानी कि आप लोग इससे समझ गए होंगे कि डिसीजन ट्री क्या होगा। डिसीजन ट्री यानी कि डिसीजन से ही आप लोग पता चल गया होगा कि इसमें क्या होगा कि डिसीजन किस प्रकार लिया जाएगा। यानी कि जो हमारी ट्री होगी उसमें किस प्रकार से डिसीजन लिया जाएगा। यानी कि सॉफ्टवेयर, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि उसमें क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं, तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है कि डिसीजन ट्री तथा टेबल के बारे में बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि डिसीजन ट्री एक संरचना है जिसके द्वारा डेटा पर लागू होने वाले शर्तें तथा उन शर्तों के आधार पर लागू किए गए निर्णयों को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो हमारा डिसीजन ट्री होता है वह क्या करता है कि जो हमारे कुछ शर्तें होती हैं, कुछ प्रमुख शर्तें होती हैं, उन्हीं के बारे में क्या करता है कि हमारी शर्तें किस प्रकार निर्धारित होंगी, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिसीजन ट्री बताता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि उसके बाद क्या लिखा है कि डिसीजन ट्री विजुलाइजेशन का उत्तम तरीका है। यानी कि जो हमारा डिसीजन ट्री होता है वो क्या है कि विजुलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। डिसीजन ट्री का प्रयोग निर्णय बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो डिसीजन ट्री होता है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, निर्णय लेने के लिए करते हैं। उसी प्रकार इसमें लीफ मोड तथा ब्रांचेज होती हैं। यानी कि जो हमारा डिसीजन ट्री होता है उसमें क्या होती है, एक लीफ मोड होती है और उसमें क्या होती है, ब्रांचेज होती हैं। डिसीजन ट्री में सबसे ऊपर के नोट रूट कहते हैं, यानी कि रूट नोट कहते हैं, तथा प्रत्येक लीफ में एक क्लास होती है। डिसीजन ट्री को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। उसके बाद डिसीजन ट्री का एक डायग्राम बनाया गया है। देखिए उसका उदाहरण दिया गया है। क्या लिखा है यहाँ पर कि एक एलईडी निर्माता कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एक डिस्काउंट पॉलिसी को लागू लागू करती है। इसमें डिस्काउंट पॉलिसी के अनुसार एलईडी निर्माता अपने ग्राहकों को उनके प्रकार एवं ऑर्डर के मात्रा के आधार पर डिस्काउंट देता है। यानी कि जो जो होता है कि जैसे कि आप लोग एक एलईडी, मान लीजिए कि एक कोई एलईडी खरीदना चाहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि हमें ये एलईडी, यानी कि ये एलईडी का मूल्य कितना है। जैसे कि आप लोग एक कोई मार्केट में गए एलईडी खरीदने, ठीक है, तो एलईडी का मूल्य कितना है, 100 रुपये। आप लोगों से दुकान बोला कि आप लोगों का ये 5 वाट की एलईडी है, इसका मूल्य कितना है, 100 रुपये है। तो आप लोग बोलेंगे कि इसमें कुछ छूट दीजिए। तो जो कि एलईडी मालिक है, दुकानदार मालिक को, वो अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ प्रॉफिट ले, अपने पास कुछ प्रॉफिट रखेगा। ठीक है, कुछ प्रॉफिट रखने के बाद आप लोगों को उस एलईडी को परचेज करेगा। ठीक है, जिससे उसका भी फायदा हो, तभी तो आप लोगों को एलईडी देगा। तो यह क्या हो गया, हम लोगों का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, डिसीजन पॉलिसी ऑफ एलईडी, यानी कि उसकी पॉलिसी किस प्रकार होगी, उसमें इंडिविजुअल, यानी कि उसका साइज किस प्रकार करेंगे। ठीक है, 12 मोर, लेस देन 12। ठीक है, उसका डिस्काउंट किस प्रकार किया गया है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग उसके लाभ की तरफ। डिसीजन ट्री के क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि इसके लिए किसी भी डोमेन ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो हमारा डिसीजन ट्री होता है, क्या होता है कि इसके लिए किसी डोमेन ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। यह समझने में बहुत आसान होता है। यानी कि जो हमारा डिसीजन ट्री होता है ये समझने में बहुत ईजी होता है। डिसीजन ट्री को सीखने और वर्गीकरण के चरण सरल एवं तेज है होते हैं। यानी कि जो हमारा डिसीजन ट्री होता है, डिसीजन ट्री को सीखने और वर्गीकरण के चरण सरल एवं तेज होती है। यानी कि डिसीजन ट्री को सीखना और वर्गीकरण करना काफ़ी सरल और इजी होता है। उसके बाद क्या दिया है, डिसीजन टेबल। तो आई होप दोस्तों कि डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने डिसीजन टेबल की तरफ। देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि डिसीजन टेबल क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह टूल का प्रयोग परीक्षण एवं आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारा डिसीजन टेबल होता है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है कि परिरक्षण एवं आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग जटिल और व्यावसायिक नियमों से निपटने हेतु आवश्यकताओं को तैयार करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका प्रयोग किस लिए करते हैं कि जटिल व्यावसायिक रूप से निपटने के लिए किया जाता है। इसमें यह देखना आसान हो जाता है कि संभावित संयोजन पर विचार किया गया है
या किसी संयोजन को छोड़ा तो नहीं गया, यानी कि उसमें यह विचार किया जाता है कि किसी भी अन्य संयोजन को हम छोड़ तो नहीं दिए हैं। यदि प्रक्रिया जटिल हो तो ये कंडीशन निर्णय लेने होते हैं, तब डिसीजन टेबल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब कंडीशन हमारे क्या होती है, बहुत ही हार्ड हो जाती है, तब डिसीजन टेबल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या लिखा है कि डिसीजन टेबल कंप्यूटर प्रोसेसर के दौरान आने वाली सभी कंडीशन को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो हमारे डिसीजन टेबल होती है कंप्यूटर प्रोसेस के दौरान जो भी कंडीशन लेते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। डिसीजन टेबल को कितने प्रकार के भागों में बांटा गया है, तो डिसीजन टेबल को 4 प्रकार के प्रमुख भागों में वर्णित किया गया है। सबसे पहला भाग कौन सा है, कंडीशनिंग शब्द। यानी कंडीशनिंग शब्द क्या होता है, यह डिसीजन टेबल में सबसे ऊपर वाले भाग में स्थित होता है। यानी जो कंडीशनिंग स्टब होता है डिसीजनिंग सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है, उसे कंडीशनिंग स्टब कहते हैं। उसके बाद क्या दिया, कंडीशनिंग इंट्री। कंडीशनिंग इंट्री क्या होता है कि जिस प्रकार इंट्री हमारे डिसीजन टेबल में करेगा उससे हम क्या कहेंगे, कंडीशन इंट्री कहेंगे। उसके बाद क्या दिया, एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप क्या हुआ कि हम अपने डिसीजन टेबल में किस प्रकार से एक्शन ले रहे हैं उसी के बारे में एक्शन स्टेप में पढ़ा जाएगा। देखिए क्या लिखा है कि यह डिसीजन टेबल में नीचे दिए गए बाईं तरफ कंडीशन स्टेप के ठीक नीचे स्थित होता है। यानी कि यह बाएं तरफ कंडीशन स्टेप के ठीक नीचे की तरफ स्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन स्टेप कहते हैं। एक एक्शन एंट्री क्या होगा, एक्शन एंट्री उसे कहते हैं कि क्या लिखा है कि यह डिसीजन टेबल के नीचे में दाईं ओर कंडीशन एंट्री के नीचे ओर स्थित होता है। इसमें कंडीशन के ऊपर क्या एक्शन रहता है उसमें इसमें बताया जाए, इसके बारे में बताया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका डायग्राम बनाया गया है, जो कि हमारे 4 प्रकार के डिसीजन टेबल होते हैं उसी का डायग्राम बनाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि डायग्राम है, तो आप लोग देख लीजिए डायग्राम। तो चलिए चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण लिया गया है कि क्या उदाहरण लिखा गया कि एक ग्राहक एटीएम द्वारा अपने बैंक खाते से पैसा निकालना चाहता है। इसके नियम निम्न प्रकार हैं। पहला, ग्राहकों के खाते में बैलेंस निकालने वाली राशि अधिक हो। अगर बैलेंस कम हो तो ग्राहक के आधार पर सुविधा दी गई हो। अतः दोनों शर्तों में ग्राहक राशि मिल जाएगी निम्नलिखित डिसीजन ट्री का प्रयोग कर। ठीक है, उस यहाँ पर उसका क्या बनाया गया है, उसका एग्जाम्पल दिया गया, उसका डायग्राम बनाया गया। देखिए क्या लिखा है, कंडीशन। कंडीशन के बाद क्या लिखा है, R1 R2 R3। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, विड्रॉ अमाउंट, यानी कि अमाउंट किस प्रकार लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू बैलेंस। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट ग्रांट एक्शन विदाउट ग्रांट एक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, उसका एग्जाम्पल है। तो आई होप दोस्तों कि आज का आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि डिसीजन ट्री क्या होता है, डिसीजन टेबल क्या होते हैं और DFD क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट में देखा, कंप्लीट में अध्ययन किया। तो आगे आगे के अपने इसका सेकेंड पार्ट में, इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि कोहेजन क्या होता है, कोहेजन क्या होता है और कपलिंग क्या होता है, कपलिंग क्या होते हैं, उसके बारे में कंप्लीट में डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कोहेजन और कपलिंग होता है वो एक मेजरमेंट होता है। ठीक है, वो मापने का एक तरीका होता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एयरफोर्स लगा MKY को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो जय हिंद।